हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 से कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा अपघटन अभिक्रिया है। तो अपघटन अभिक्रिया के बारे में यदि हम बता दें आपको, तो अपघटन अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया भी उसे हम लोग कहते हैं। यानी कि जहाँ पे कोई एक जो पदार्थ होगा, जो एक यौगिक होगा, वो 2 या 2 से अधिक यौगिकों में या 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तो ये हमारा जो है पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है कि NaOH प्लस HCl और यहाँ पे बना है NaCl प्लस H2O। यहाँ पे हमारे 2 प्रोडक्ट दिए गए हैं, 2 उत्पाद हैं और इनसे यहाँ पे 2 हमारे अभिकारक हैं और इनसे 2 उत्पाद बन रहे हैं। फिर यहाँ पर भी 2 आपके अभिकारक हैं और यहाँ पे 1 उत्पाद बन रहा है। तो ये तो आपका अपघटन या वियोजन हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक पदार्थ है या एक यौगिक है और यही यौगिक हमारा 2 भागों में टूट गया है। तो वियोजन का मतलब यही होता है कि टूटना, इसी को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 2KClO3 ये आपका KCl प्लस 3O2 में टूट गया है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें बताना है कि कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि विस्थापन अभिक्रिया हम उसे कहते हैं कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व या यौगिक किसी कम क्रियाशील तत्व या यौगिक को हटा के उसकी जगह खुद ले लेता है, तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हैं CaO प्लस H2O है, तो ये CaOH का होल ट्वाइस बना है। तो यहाँ पर तो ये दोनों जो आपके अभिकारक हैं मिलकर के एक नया उत्पाद बना रहे हैं, तो इसे तो हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया इसे बोलते हैं। तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 देखिए, CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaO और प्लस CO2 में टूट रहा है। तो यहाँ पे हमारा वियोजन अभिक्रिया हो गया, ये टूट रहा है। एक ही अभिकारक 2 उत्पादों में 2 उत्पाद बना रहा है, तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ये Fe है प्लस CuSO4 है और फिर यहाँ पे आके क्या हो गया कि FeSO4 प्लस Cu, यानी कि अभिक्रिया के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो Cu था, इस Cu की जगह पे Fe आ गया है। यानी कि Fe जो है Cu से अधिक क्रियाशील है और इस कारण से कॉपर को जो आयरन है आपका हटा करके उसकी जगह खुद ले लेता है। तो ये हमारा आप हो गया विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि अभिक्रिया ZNO प्लस CO2, अब इसका जो अभिक्रिया हुआ है उसके बाद बना है जिंक और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन जो है इसका सही है। पहला कथन दिया है कि ZNO का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ZNO का ऑक्सीकरण हो गया है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जब जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता हो, जहाँ पे O2 जुड़ता हो, उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ZNO में से ऑक्सीजन हटा है, तो ये तो ऑक्सीकरण हो नहीं सकता है, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है कि CO2 ऑक्सीकृत होता है। CO2 जो है वो ऑक्सीकृत हो रहा है। तो यहाँ पे CO2 पहले भी था, CO2 अब भी है, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ा नहीं है, जो ऑक्सीकरण होगा वही ऑक्सीकृत हो गया। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सही नहीं होगा। इसके बाद हमारा CO का अवकरण होता है और डी ऑप्शन है ZNO का अवकरण होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ZNO का अवकरण होता है। अवकरण का मतलब होता है बच्चों अपचयन। अपचयन अभिक्रिया को हम लोग अवकरण भी कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया उसे कहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन त्यागा जाता हो या हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता हो, उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ZNO था, यानी कि जिंक से जो है ये स्मॉल एन रहेगा, यहाँ पे ZNO जिंक ऑक्साइड से जिंक बना लिया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ऑक्सीजन त्यागा गया है, इसलिए इसका जो होगा क्या हो गया आपका अवकरण हो गया। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि अभिक्रिया 2PbO, जिसे हम लोग लेड ऑक्साइड कहते हैं इसको, प्लस C यानी कि कार्बन, और ये अभिक्रिया के बाद बन गया है 2Pb यानी कि लेड, जिसे सीसा भी बोला जाता है, और प्लस में CO2 में परिवर्तित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि जो आपका लेड ऑक्साइड है यानी कि PbO ये ऑक्सीकृत हुआ है। तो बच्चों बताया गया कि ऑक्सीकृत माने जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा वहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, चाहे वो ऑक्सीकृत होगा। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसके बाद बोला है कि C का अवकरण हुआ है। अवकरण माने होता है अपचयन, और अपचयन के लिए फार्मूला क्या है कि जहाँ से ऑक्सीजन दूर हटेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस हो जाएगा,
ठीक। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन के साथ यहाँ पे हमारा आ करके ऑक्सीजन बढ़ गया, देखिए CO2 हो गया तो ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी इसका ऑक्सीकरण हो गया, लेकिन ऑप्शन में तो ऑप्शन दिया तो ये भी नहीं सही होगा। इसके बाद आपका दिया है PbO का अवकरण होता है, PbO का अवकरण होता है, तो अवकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, अवकरण माने अपचयन बोलेंगे। तो PbO का हमारा अपचयन हो रहा है, सही है। देखिए यहाँ पे PbO था यानी कि लेड ऑक्साइड था और अब ये लेड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, तो इसी को हम लोग अपचयन अपक्रिया कहते हैं कि जब ऑक्सीजन हट जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है कि CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको जब हम लोग गर्म करते हैं इसलिए उष्मा लिखा गया है, गर्म करने के बाद ये दो भागों में टूटता है, CaO और CO2, किस प्रकार का समीकरण है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया इसमें हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि वियोजन, ऑप्शन नंबर बी दिया है संयोजन, ऑप्शन नंबर सी दिया है विस्थापन। तो बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक अभिकारक जब गर्म करने पे, प्रकाश देने पे या वैद्युत प्रवाह करने पे वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदलता है, टूटता है, तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो 5वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वियोजन जो है आपका सही आंसर है। और अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि जो साग सब्जियां हम लोग फेंक देते हैं वो विघटित होकर के कंपोस्ट का निर्माण करती हैं, खाद का निर्माण करती हैं, ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब होता है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता हो उसे हम लोग ऊष्माशोषी कहते हैं। जहाँ पे अगर हमको अभिक्रिया को संपन्न कराना है तो हमको अलग से उसको हीटिंग देनी है, उसको गर्म करना है, अलग से उसको ऊष्मा देना है, तो उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। तो क्या हम लोग साग सब्जियों के विघटन के लिए हम लोग ऊष्मा का उपयोग करते हैं, तो नहीं, ये तो हमारा हो नहीं सकता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन दिया हमारा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि जहाँ पे अगर अभिक्रिया के बाद हमें ऊष्मा अलग से उत्पन्न हो रही हो, ऊष्मा मुक्त हो रही हो, अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकल रही हो, तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साग सब्जियों का जो विघटन होता है वो आपका एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हमारा जो श्वसन होता है मनुष्य के शरीर के अंदर, श्वसन जिसके माध्यम से ऊर्जा का निर्माण होता है, वो भी आपका एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है, क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। जहाँ पे ऊर्जा या ऊष्मा का निर्माण होगा उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो साग सब्जियों के विघटन के बाद हमें जो कंपोस्ट बनते हैं उसमें ऊष्मा का या ऊर्जा का निर्माण होता है, जो पौधों के लिए यूजफुल होता है, तो इसलिए हम लोग इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी इसमें से बताना है कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना। तो जलवाष्प का बनना ये तो भौतिक परिवर्तन होगा ही। भौतिक परिवर्तन का क्या होता है पहले हम जान लेते हैं। जो परिवर्तन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि अगर ऐसा परिवर्तन हो जिसमें परिवर्तन के बाद जो नई चीज़ बनती है, फिर अगर हमको पहली वाली वस्तु को बनाना है तो हम बिना किसी अन्य नियम या विधि के आसानी से नई वस्तु को प्राप्त कर लें, पुरानी वस्तु को प्राप्त कर लें, तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें कोई नई चीज़ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाती हैं और उससे नई वस्तु का निर्माण हो जाता है, और फिर अगर हम चाहें कि हम पहले वाली पुरानी वस्तु को प्राप्त करें तो उसे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना हो गया। अब जब दही बन जाएगा दूध का, तो फिर अगर हमको दूध प्राप्त करना हो तो क्या हम इसे आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें भौतिक परिवर्तन में, तो अगर पानी जो है, पानी को अगर हम बर्फ़ में कन्वर्ट कर देते हैं, पानी का बर्फ़ बना देते हैं, तो फिर वो तब भी वो पानी ही रहेगा एक तरह से। अगर इसको हम फिर चाहें तो अगर उसका टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा दें तो फिर ये पानी में बदल जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, ये तो भौतिक परिवर्तन है ही। क्यों? क्योंकि जो जलवाष्प है फिर अगर उसको आप किसी बर्तन में इकट्ठा करेंगे तो फिर वो पानी में चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद बी ऑप्शन दिया है कि बर्फ़ के गलन पर जल का बनना, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया है कि बर्फ़ गलेगा तो जल बनेगा, फिर जल को जमा देंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है जल में लवण का विलय होना। तो जल में जो लवण का विलय होना ये भी हमारा बड़े आराम से भौतिक परिवर्तन ही है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये आपका ऑप्शन सही है, ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। यही पूछा गया था हम लोगों से कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो द्रवित पेट्रोलियम का गैस का दहन, तो जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है जैसे CNG हो गया, LPG हो गया, जब इनका दहन हो जाएगा तो फिर आप सोचें कि दोबारा हम उसे CNG प्राप्त कर लें या LPG प्राप्त कर लें, तो आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो 7वें का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यानी ये हमारी एक अभिक्रिया दी गई है और इनके ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा कथन इसमें जो है सही है, इसका आंसर हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, और ये हमारी अभिक्रिया है 3Fe। Fe जो होता है फेरस या आयरन, जिसे बोलते हैं लोहा भी कह सकते हैं आप, प्लस H2 यानी कि जल से जब अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है Fe3O4। ठीक,
फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड कर लें इसे, प्लस H2। ये तो हमारी अभिक्रिया संपन्न हुई है। और इसके बाद जो है ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 है यही हमारा, आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 दिया है जल अपचयित हो रहा है। तो ऑक्सीकृत के लिए बताए थे जहाँ पे ऑक्सीजन जुटेगा वहाँ पे ऑक्सीकृत होगा चाहे ऑक्सीकरण होगा। तो ये तो बात लग रहा सही है, यहाँ पे आयरन था और इस आयरन के साथ यहाँ पे आके देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक है ना, O2 जुड़ा है, O4 हुआ है। तो इसका मतलब है कि आयरन जो है ना वो ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ये सही हो सकता है। जल अपचयित हो रहा है, ठीक है। अपचयन के लिए हम क्या कहते हैं कि जहाँ से ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा उसे हम लोग अपचयन कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख ले रहे हैं कि यहाँ से H2 हट के इसके साथ आ गया है, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया है, माइनस हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये इसका अपचयन भी हो गया, ये भी सही है। और ये हाइड्रोजन तो था ही, ठीक। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। जल जो है अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है और जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपका जल ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, किसी रासायनिक प्रक्रिया में ऐसे पदार्थ जो खुद अपचयित हो जाते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे H2O अपचयित हुआ है और अपचयित होने के बाद किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकृत करने में, ऑक्सीकरण करने में सहायता करते हैं, उन्हें हम लोग अपचायक कहते हैं, सॉरी उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा सही होगा और ये नहीं सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D, और इसमें से कौन सा सही हो सकता है। तो 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4 हमारा ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर होगा इसका, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन से प्रक्रम उष्माक्षेपी हैं, यानी कि इसमें से कौन सा प्रक्रम जो है उष्माक्षेपी है। उष्माक्षेपी का मतलब बताएं हम कि उष्माक्षेपी मतलब होता है कि जिसमें से उष्मा उत्पन्न होती है उसे हम लोग उष्माक्षेपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, एक अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा उष्माक्षेपी है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है क्या है, बिना बुझे चूने के साथ जल की क्रिया। तो जब हम लोग बिना बुझे चूने को, जो घरों में आप सफ़ेदी करने के लिए चूने को लेकर के आते हैं, जब उसे हम लोग पानी में डालते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें से बहुत तेज़ से वो पहले गर्म होता है और बदबदाहट की तरह से होता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ से उष्मा उत्पन्न होती है। तो ये तो सही होगा, ये हमारा उष्माक्षेपी होगा, ठीक है। एक अम्ल का तनुकरण, जब अम्ल का तनुकरण किया जाता है तो अम्ल का तनुकरण का मतलब हो गया कि जब हम, जैसे मान लीजिए कि HCl अम्ल है और इसमें हम लोग पानी मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा ये इसका तनुकरण होगा, इसकी सांद्रता घटेगी, इसमें इसकी जब सांद्रता घटेगी तो जब आप तनुकरण करेंगे तो अम्ल में से भी बहुत सारी ऊष्मा निकलती हैं। तो इसलिए ये भी आपका सही हो जाएगा, ये भी उष्माक्षेपी प्रक्रम ही हो गया। तीसरा है जल का वाष्पीकरण। तो जल का वाष्पीकरण ये हमारा तो उष्माक्षेपी प्रक्रम नहीं होगा, जल का वाष्पीकरण उष्माक्षेपी नहीं, ये उष्माशोषी होगा। जब जल को हम गर्म करते हैं तभी आपका क्या होता है, इसका वाष्पीकरण होता है। कपूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन, हाँ ये आपका सही होगा। जब कपूर को जलाते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, तो ये तो आपका उष्माक्षेपी प्रक्रम होगा ही। तो यहाँ पे आप देख लें कि 1, 2 और 4 कहाँ पे है। तो यहाँ पे सिंगल दिया है, 1 और 2 दिया है, 1 और 4 दिया है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और बढ़ाइए आप, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के पास ही 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा इसका। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 1 भी सही है, ये भी आपका उष्माक्षेपी प्रक्रम है, ये भी उष्माक्षेपी प्रक्रम है और ये भी उष्माक्षेपी प्रक्रम है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा इसकी अभिक्रिया हम लोग लिख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड है, इसका ये सूत्र होता है AgCl, ठीक है। AgCl को जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में लेकर के जाते हैं, जब सूर्य के प्रकाश में जाता है तो उस समय क्या होता है कि ये टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। तो क्लोरीन गैस है ये वहाँ से मुक्त हो जाती है और AgCl का जो रंग होता है वो चेंज हो जाता है और स्लेटी रंग हो जाता है, ठीक है। इसका जो रंग है वो स्लेटी बन जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या दिया है कि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, हाँ ये आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। अपघटन या वियोजन इसी को बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड का जो अपघटन हो गया और वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि इसमें कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन के लिए बताए हैं कि जहाँ पे 2 अभिकारक मिलेंगे और एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे, यानी कि 2 यौगिक या 2 तत्व मिलकर के एक ही यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है 2KCiO3 और इसको गर्म किया गया है तो ये 2KCl,
पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया है। तो ये तो हमारा वियोजन अभिक्रिया है। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक ही अभिकारक दो उत्पादों में टूटा, इसलिए ये वियोजन हो गया। ऑप्शन नंबर 2 दिया है, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया किया है तो यहाँ पे देखिए 2 यौगिक हैं, यानी कि 2 अभिकारक हैं हमारे पास, और ये दोनों मिलकर के एक ही उत्पाद बनाए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये 2 मिलकर के एक का निर्माण कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया हमारा 2Al, ये स्मॉल एल होगा। 2Al यानी कि एल्युमिनियम जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए 2 अभिकारक थे और ये मिलकर के एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन है इसके बाद हमारा Zn प्लस FeSO4 और जिंक जो है इसको हटा करके आयरन को इसकी जगह खुद ले रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो ये ऑप्शन नहीं सही है, यानी ये दोनों हमारे ऑप्शन गलत हैं। कौन सा? दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। तो आप यहाँ पे देखिए कि दूसरा और तीसरा कहाँ पे दिया गया है, तो दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है। दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन यानी कि डी वाला ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नहीं, इसके बाद हमारा 12 है, क्योंकि 11 तो इसके पहले ही था। ठीक है, 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, यानी कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जो है किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? AgCl, PbNO3 का होल ट्वाइस, FeSO4 और CaCO3। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा AgCl का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड या AgBr का भी उपयोग हम लोग इसमें करते हैं। अगर ये भी ऑप्शन में होता तो ये भी आपका सही है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग भी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब होता है कि वे यौगिक जिनको जल में घोलने पर वो बहुत ही आसानी से अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, और जिनको जल में घोलने पर वो आसानी से अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, वो हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड इसका सूत्र होता है NH4Cl, ये आपका एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। ठीक है, तो ये तो सही नहीं हो सकता क्योंकि पूछा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। हाइड्रोजन सल्फेट H2S ये भी हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। पोटेशियम नाइट्रेट और इसका सूत्र होता है KNO3, ये भी आपका एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। सोडियम एसीटेट और इसका सूत्र होता है C2H3NaO2, ये हमारा एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो इसे हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखते हैं कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि जो नीचे अभिक्रिया दी गई है उसके संबंध में कौन सा जो कथन है वो आपका असत्य है। ठीक है ना, सही नहीं है, ये पूछा गया है इसमें। तो इसमें ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, ये आपका दिया है 2Pb यानी कि लेड ऑक्साइड, ये कार्बन से अभिक्रिया किया है और बनाया है Pb यानी कि लेड, जिसे हम लोग शीशा बोल सकते हैं, और CO2। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है कि शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा जो है अपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है कार्बन उपचयित हो रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इससे संबंधित बोला है कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। शीशा अपचयित हो रहा है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो बच्चों जो उपचयन का मतलब होता है और अपचयन का क्या मतलब होता है, तो देखिए अपचयन को हम लोग बोल सकते हैं, इसे तो हम लोग अपचयन ही बोलते हैं, अपचयित होने का मतलब अपचयन हो गया। और उपचयन, उपचयित होना चाहे उपचयन हो गया, इसका मतलब होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि शीशा उपचयित हुआ है, यानी कि शीशा जो है शीशे का अपचयन हुआ है, शीशे का अपचयन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे लेड ऑक्साइड का अपचयन होकर के शीशा बना है। ठीक, तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो असत्य होगा, तो ये असत्य ही बोला है, तो इसलिए इसको हम लोग सही मानेंगे। ठीक है, इसके बाद बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हुआ है। देखिए कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हुआ है, सही है, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। ठीक है, कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हुआ है, तो उपचयित होने का मतलब दिया गया कि ऑक्सीकरण हो रहा है इसका। तीसरा बोला है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, सॉरी यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 हमारा दिया गया था कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित होगा यानी कि कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि इसी में ऑक्सीजन जुट गया है और ये CO2 बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो उपचयित होने का मतलब कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ता तो यहाँ CO3 होता, तो ऐसा तो हुआ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है हमारा। लेकिन हमको गलत का ही चयन करना है, तो ये भी आपका सही ही होगा। तीसरा दिया कि लेड ऑक्साइड अपचयित हुआ है, तो क्या लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, तो हाँ हुआ है। देखिए यहाँ पे सही हुआ है, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन कम हो गया, तो इसका मतलब है कि इसका अपचयन होकर के ये लेड में कन्वर्ट हुआ है। तो ये दोनों तो हमारे सही हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में सही चीज़ को बता रहे हैं, लेकिन ये दोनों हमारे इस अभिक्रिया में गलत
चीज़ को बता रहे हैं, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि असत्य कथन का ही हमको यहाँ पे चयन करना था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 होगा, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर था। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, इसमें बताना है कि जो लेड नाइट्रेट है उसका रासायनिक सूत्र क्या। तो इसका ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर दिया कि PbNO3, दूसरा ऑप्शन दिया PbNO3 का होल ट्वाइज, ये आपका सही आंसर होगा। PbNO3 का होल ट्वाइज जो है ये आपका लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, यानी कि जब हम लोग बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो उसमें से कौन सी गैस। तो बच्चों जो बेकिंग पाउडर होता है इसे हम लोग बेकिंग सूत्र होता है, जब आप इसे गर्म करेंगे तो इसमें से CO2 गैस उत्पन्न होगी। तो ये आज के जो आपका अध्याय 1 है विज्ञान का, उसके इंपॉर्टेंट 16 MCQ थे। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और इस तरह के और भी MCQ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।